we have a poem that is Lines from Ulysses on page number 67. So today we will just read about the introduction of the poem. Ulysses, it is a very long poem written by Lord Alfred Tennyson और Alfred Lord Tennyson. तो उसके कुछ लाइन्स हम पढ़ने वाले हैं. That's what is Lines from Ulysses. जैसे इससे पहले पढ़ा था Lines from Samson Agonistes, सेम उसी तरह से कि लाइन्स हैं कुछ. अच्छा, लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस के लिखने वाले अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. पहले शायर के बारे में कुछ बातें समझ जाएं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन या लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ये कि विक्टोरियन एरा के शायर हैं और विक्टोरियन एरा के शायर ज़्यादातर वॉर्स या जंगों के बारे में लिखते हैं, ये सब जानते हैं. और ये विक्टोरियन एरा के पोइट लॉरेट हैं, सबसे बड़े शायर. जैसे रोमांटिक एरा के पोइट लॉरेट थे विलियम वर्ड्सवर्थ, सेम उसी तरह से ये विक्टोरियन एरा के पोइट लॉरेट हैं. लॉर्ड इनका टाइटल है या इनका पीरेज है. ये इनको एक खिताब मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से, इसे लॉर्ड लिखा. आका मतलब होता है लॉर्ड. बड़े बंदों के साथ लॉर्ड लगाते हैं, सर लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से. ठीक है. अच्छा, अब इस नज़म के बारे में बात करते हैं. लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस. यूलिसिस ये नाम क्या है? यूलिसिस इज़ एक्चुअली द रोमन नेम ऑफ अ ग्रीक डेमीगॉड ओडियसस. ग्रीक्स के अंदर, ग्रीक्स की आज हम पूरी हिस्ट्री को आज डिस्कस करेंगे. बड़ा सुनते में आए बचपन से कि यूनानी और ग्रीक्स और यूनान और क्या. तो आज मैं बताऊँगा यूनानी कौन थे, उनका मज़हब क्या था, क्या पैरवी करते थे, किसकी इबादत करते थे, कौन लोग थे, कहाँ चले गए, क्या कुछ हुआ उनके बीच में, वो सारी बातें आज के डिस्कशन का पार्ट हैं. ग्रीक मैथोलॉजी डिस्कस करूँगा, मतलब ग्रीक्स के बारे में, यूनानियों के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन सबको ही है. और उन्हीं ग्रीक मैथोलॉजीज़ पर मूवीज़, हॉलीवुड की फिल्में, ड्रामे, बहुत कुछ बने हुए. ठीक है. तो सारे पॉइंट्स हम कनेक्ट करेंगे आज, ठीक है, उस टॉपिक पर. तो ग्रीक्स के अंदर तीन तरह के दुनिया में या तीन तरह की मखलूक़ात या तीन तरह की चीज़ें दुनिया में मौजूद होती हैं. एक को कहते हैं गॉड, खुदा. सेकंड वो कहते हैं डेमी गॉड. डेमी गॉड को वो हीरो भी कहते हैं, हीरो, ग्रीक हीरो. और तीसरा कहलाता है दैट इज़ डेमी. डेमी मतलब पीपल, लोग. तो खुदा है और लोग तो लोग हैं. और डेमी गॉड क्या है? डेमी गॉड इट इज़ एक्चुअली द इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड एंड पीपल. इट इज़ 50% ह्यूमन बीइंग एंड 50% गॉड लाइक कैरेक्टरिस्टिक. ग्रीक्स कहते थे कि ये हीरोज़ होते थे, इंसानी होते थे, लेकिन उनके पास खुदा जैसी या कुछ गॉडली टाइप के एट्रीब्यूट्स होते थे, उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती थी. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डेमी गॉड. ठीक है. जैसे हरक्यूलेस हो गया, हरक्यूलेस वगैरह के बड़े बड़े पहाड़ उठा लेता था अपने हाथों में, तो ये इस तरह से वो डेमी गॉड था. ठीक है. तो ये यूलिसिस कौन था? ये ग्रीक डेमी गॉड था. अच्छा, ग्रीक्स और रोमन्स दोनों नाम में फ़र्क होता है, मतलब ना रोमन्स भी सेम उन्हीं चीज़ों पर पैरवी करते थे जिनकी जो है वो ग्रीक्स करते, लेकिन नेम में फ़र्क होता था. मिसाल के तौर पे ग्रीक्स जिसको हम ज़्यूस कहते थे, ग्रीक्स जिसको ज़्यूस कहते थे, रोमन्स उसी को जुपिटर कहते हैं. ग्रीक्स जिसको एफ्रोडाइट कहते हैं और इस तरह रोमन्स उसी को वीनस कहते हैं, उसी गॉडेस को. ग्रीक्स और रोमन्स के बीच नेम का फ़र्क मैंने बताया था लास्ट टाइम के मुसलमानों में, मतलब और उसके अलावा ईसाइयों में फरिश्तों के नाम का फ़र्क है. बिल्कुल इसी तरह से इनके गॉड के नेम में फ़र्क है रोमन्स और ग्रीक्स के अंदर. रोमन्स जिसको यूलिसिस कहते हैं, ग्रीक्स उसी को जो है वो ओडियसस कहते हैं. ओडियसस और यूलिसिस एक ही बंदा है. लेकिन रोमन्स में नेम अलग हो गया है और ग्रीक्स में नेम अलग हो गया है. सेम वैसे जैसे ज़्यूस ग्रीक्स में हो गया है और जुपिटर जो है वो आपका रोमन में हो गया है. दोनों एक ही बंदा है. ग्रीक्स का सबसे बड़ा खुदा कहलाता है जुपिटर और रोमन का सबसे बड़ा गॉड कहलाता है वो. ग्रीक्स का सबसे बड़ा ज़्यूस कहलाता है और रोमन्स का सबसे बड़ा जुपिटर कहलाता है. बात वही है. ठीक है. तो ये यूलिसिस एक ग्रीक डेमी गॉड का नाम है जो कि 50% गॉड 50% ह्यूमन बीइंग था. ये नज़म टेक्निकली लिखी गई है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में मैंने आपको बताया था. इट इज़ दैट टाइप ऑफ फॉर्म इन विच वन पर्सन इज़ डिलीवरिंग ए स्पीच, जिसमें कोई शख्स स्पीच डिलीवर कर रहा हो, कोई ख़िताब कर रहा हो, कुछ बता रहा है, कोई तकरीर कर रहा है. तो यूलिसिस यहाँ पर इस बंदे की तकरीर है जो अपने तमाम सोल्जर से ये कर रहा है. दैट्स वाई दिस पोम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. और साथ में ये और कंपोजिशन के लिहाज से ये ब्लैंक वर्स है. ब्लैंक वर्स किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई एलिट्रेशन मौजूद नहीं होती है. अगर हम इस नज़म को चेक करें तो इसके अंदर कोई एलिट्रेशन मौजूद नहीं है. जैसे ना टुक, अपोज्ड, ओल्ड, टॉयल, एंड, डन, गॉड्स, रॉक्स, डीप, फ्रेंड्स, वर्ल्ड, स्माइट, होल्स, बाथ्स, नहीं मिल रही ना इसको एलिट्रेशन. आखिरी के वर्ड राइमिंग पैटर्न सेम नहीं आ रहे. दैट्स व्हाई इट इज़ अ ब्लैंक वर्स. सेम जैसे कि 7 एजेस ऑफ मैन वाज अ ब्लैंक वर्स बाय विलियम शेक्सपियर. ठीक है. ये जहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको. अब यूलिसिस की जो स्टोरी है ना, बहुत लॉन्ग स्टोरी है. ये जिस तरह से मैंने बताया था ना कि जॉन मिल्टन ने बाइबल की स्टोरी को कॉपी करके लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगोनिस्टिस बना दिया. एक वर्ड टू वर्ड उसने बाइबल को कॉपी कर दिया था. बिल्कुल सेम लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने वर्ड टू वर्ड कॉपी किया एक ग्रीक पोएट को.
यूनान का, ग्रीक्स का एक ब्लाइंड पोएट, एक अंधा शायर, मैंने उसके बारे में बताया था आपको, होमर। ग्रीक का अंधा शायर होमर, जो 2000 साल पहले वफात पा चुका दुनिया में, ठीक है, वो शायर था। उसने जो लिखा था एक किताब, उसकी कॉपी इंग्लिश में उसने ट्रांसलेट किया, यूलिसिस लिखा है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने। होमर की 2 किताबें बड़ी मशहूर हैं, एक है इलियाड, दैट इज़ द बिगेस्ट एपिक इन एनी लैंग्वेज। दुनिया की किसी भी ज़बान में लिखी गई सबसे बड़ी जो किताब है ना शायरी की, वो होमर एक अंधे शायर की लिखी हुई किताब है जिसका नाम है इलियाड, जिसके अंदर 4.5 लाख अशार हैं, 4.5 लाख कैप्लेट हैं। तो इतनी बड़ी शायरी, इतनी बड़ी नज़म दुनिया में और कोई नहीं, इतनी बड़ी इलियाड है। और इसके अलावा ओडियसे, ओडियसे जो है वो दैट इज़ आल्सो अ पोएम ऑफ हिम, और ओडियसे को ही कॉपी किया लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी नज़म लिखी है, इस वाले पोम को, ठीक है, नॉट इलियाड। इलियाड, लेकिन इन दोनों के अंदर ग्रीक्स की हिस्ट्री वगैरह का तस्कर है, इन दोनों नज़्म के अंदर कि यूनानी कौन थे। और ग्रीक्स के बारे में हम ज़्यादातर जो जानते हैं ना, वो इसी होमर शायर की वजह से जानते हैं, जो उसने अपनी किताबों में लिखा है। तो आज हम ग्रीक्स के बारे में हज़ारों बातें पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों इस नज़म को पढ़ने के ना आपको ग्रीक मैथोलॉजी पता होनी चाहिए कि ग्रीक्स की मैथोलॉजी, उनकी दियोमालाई दास्तानें, उनके मिथ है। ये मिथ से मुराद आप 100% बिलीव नहीं कर सकते हैं। कहते ना यार कि काले बिल्ली रास्ता काट जा रही है, तो एक मिथ है। मिथ मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसे बिलीव कर लो कि काले बिल्ली रास्ता काटते, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ एक्सीडेंट ही हो। ये कहते हैं मिथ है, कहीं सुनी बातें हैं। बिल्कुल, ये मिथोलॉजी क्या चीज़ होती है? कहीं सुनी बातें हैं। वो इस पर 100% आप यकीन नहीं कर सकते। इट इज़ अ मैथोलॉजी, एक दास्तान है, और उन दास्तान को लेकर हमें पता ज़रूर होना चाहिए, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनके आपको डीटीज़ का या गॉड्स का कॉन्सेप्ट पेश करता हूँ कि कितने गॉड पर ये बिलीव करते हैं। तो ग्रीक्स जो थे ना, वो पॉलीथीस्ट थे। पॉलीथीस्ट से मुराद क्या हो गया कि दे बिलीव इन मोर देन वन गॉड, एक से ज़्यादा गॉड पर बिलीव करते थे। इन तो फर्स्ट से पहला गॉड जो है दुनिया में सबसे पहले कौन सी चीज़ थी? ये कहते हैं केओस। सबसे पहले केओस था। केओस मतलब नथिंगनेस, कुछ नहीं। यस, केओस में मैंने द लॉस्ट स्टार में वर्ड बताया था, इन अ केओटी कॉस्मोस, तो वहाँ मैंने बताया था, मैं इधर पे बताऊँगा केओस का वर्ड। केओस अफरा तफरी को कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जब दुनिया में कुछ भी नहीं था ना, तो केओस था, अफरा तफरी थी, डिसऑर्डरनेस थी, बेतरतीबी थी, ठीक है। इसी को केओस कहते हैं, नथिंगनेस थी, कुछ भी नहीं। ये गॉड कहते हैं उसको, नथिंगनेस का गॉड जो कहलाता है केओस। अब कहते हैं इसके अंदर से, इस केओस में से ही पैदा हुई गाइया, ठीक है, मदर अर्थ इसको हम कहते हैं। ये इसको हम लोग कहते हैं गॉडेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की देवी। अब यही सवाल, अब ये मसला था कि नथिंगनेस में से गाइया पैदा हो गई, और यही चीज़ जो है वो सुकरात को परेशान करती थी। सुकरात जो ग्रीक फिलोसफर था, वो इसी तो कहता था, सुकरात चिल्ला कर बोलता, नथिंग्स कम्स आउट फ्रॉम नथिंग, कि नथिंग में से नथिंग ही निकल सकता है, नथिंग में से कोई चीज़ कैसे पैदा हो सकती है? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के खिलाफ बात है। सुकरात 2000 साल पहले ये बताया करता था, लेकिन लोगों ने उसकी बात को नहीं तस्लीम किया, और ये कहा गया कि ये हमारे जवानों को गुमराह कर रहा है, हमारे दीन से हटाकर। तो उनको जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया गया सुकरात को, और इस तरह से उसको जो है वो सज़ाए मौत दी गई। तो यही तो कि ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि नथिंगनेस में से गाया पैदा हो गई, मदर अर्थ। और गाया ने सब चीज़ें पैदा की, उसने पैदा किया यूरेनस को। गाया ने पैदा किया यूरेनस को। यूरेनस इज़ व्हाट? यूरेनस इज़ द गॉड ऑफ स्काई। यह ज़मीन की देवी है, यह आसमान का देवता है। इसने, गाया ने यूरेनस को पैदा किया, और साथ में यूरेनस से शादी भी कर ली। इनका कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। और इसके साथ जैसे वो, तो इसको पैदा भी किया यूरेनस को, और यूरेनस से शादी भी कर ली, ठीक है। और इनके डिसेंडेंट्स भी हुए, उनकी औलादें भी हुई, ठीक है। तो उनकी 12 औलादें थी, 12 डिसेंडेंट्स थी, जिनमें से 2 मैं बता रहा हूँ आपको। एक था कोरोनस, और दूसरी उसकी बहन थी, दैट इज़ कॉल्ड रेया। कोरोनस और रेया, ठीक है। अच्छा, ये सारे इनके 12 और थे, 12, और टोटल मिलाकर 12 गॉड्स थे, 12 थे ये लोग, ठीक है। और इन्हीं 12 को हम लोग कहते हैं टाइटन्स। दे आर कॉल्ड टाइटन्स, 12 टाइटन्स, ठीक है। तो कोरोनस और रेया ये सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैं सिर्फ दोनों का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। कोरोनस को रोमन्स कहते हैं सैटर्न, रोमन्स इसी को सैटर्न कहते हैं, ग्रीक्स कहते हैं कोरोनस। सैटर्न नाम का प्लेनेट भी है, ठीक है, जो सोलर सिस्टम है, वो जो रिंग वाला प्लेनेट जो है, ठीक है। अब कहा जाता है कि यूरेनस जो था उसके, इसके और भी बेटे थे। एक बेटा उसका ऐसा था जिसके 100 सर थे, मतलब 50 सर थे और 100 बाजू थे, ठीक है। तो यूरेनस उसको पसंद नहीं करता था अपने उस बेटे को, और वो खा जाना चाहता था उसको। तो अब गाया ने अपने इस बेटे कोरोनस से कहा कि भाई तुम्हारा बाप ये चाहता है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बाप ऐसा करे। तो कोरोनस ने अपने बाप यूरेनस को मार दिया, उसको जो है वो जान से मार दिया,
और इस तरह से उसको मारने के बाद खुद कह लो कि जब सबसे सुप्रीम गॉड बन गया, सबसे सुप्रीम भगवान बन गया ये, ठीक है। तो ये जो शुरू वाले जो गॉड्स हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं स्टार्ट वाले, इनको कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रीमॉर्डियल डीटीज़। ये सारे हिस्ट्री की बातें बता रहा हूँ आपको मैं, प्रीमॉर्डियल डीटीज़। और उसके बाद जो आते हैं दे आर कॉल्ड द टाइटन्स। अब टाइटन्स का राज हुआ क्रोनस और या क्रोनस को एक बंदे ने बताया, एक ज्योतिषी ने बताया कि भाई जिस तरह तूने अपने बाप को कत्ल किया तो तेरा बेटा भी तुझे कत्ल कर देगा। अब क्रोनस को डर हुआ, तो जब भी उसका कोई बेटा पैदा होता था या बेटी पैदा, उसको खा जाता था ये क्रोनस, उसको खा जाता था। तो 5 बच्चे के करके इसने खा लिए। मैं 5 के नाम में लिख रहा हूँ उसमें, ठीक है। एक का नाम था जियूस, एक का नाम था हेडिस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और एक का नाम था हेडिस और एक का नाम था पोसाइडन, ठीक है। और 3 बेटियां, एक का नाम था हेरा और एक का नाम था हेस्टिया और एक का नाम था डेमेटर, ठीक है। ये थे। तो इनमें से इसने क्रोनस ने हेरा, हेस्टिया, डेमेटर, पोसाइडन, हेडिस सबको खा गया। लेकिन जब जियूस पैदा हुआ ना, तो रेया नहीं चाहती थी इसका बाप उसको भी खा ले। तो रेया ने एक कपड़े के अंदर पत्थर वगैरह लपेट कर दे दिया। और जब उसने पत्थर खा लिया क्रोनस ने, तो आखिरकार उसके गले में जाके फंस गया और उसकी मौत हो गई, वो मर गया। फिर जियूस ने क्या किया, जो जियूस ने अपने बाप के जो है वो पेट काटा, जब उसका पेट काटा तो सारे बच्चे उसके बाहर निकल आए, मतलब ये जो खा गया था वो, ठीक है, सारे बच्चे बाहर आ गए। तो ये सब इसीलिए मैथोलॉजी कह रहे हैं, यकीन नहीं करो कहानी सुनने में क्या जा रहा है ये सब। लेकिन आपको इंटरनेट पर दुनिया भर में आपको किताबों में मिलेगा ये कहानी सारी, ठीक है। अब इस तरह से क्या हुआ कि ये सारे बच्चे आखिरकार वापस आ गए, ठीक है। अब ये जो सारे बच्चे थे ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको कहा जाता है ओलंपियंस, ओलंपियन गॉड्स। चूँकि ये माउंट ओलंपस एक ग्रीस में वहाँ पर रहते थे, माउंट ओलंपस, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड द ओलंपियन गॉड्स, ठीक है। उनमें सबसे बड़ा जो भगवान था इनका वो था जियूस। तो जियूस के बारे में कहा जाएगा कि ही इज़ द सुप्रीम गॉड, ये सबसे बड़ा भगवान इनका जो था जियूस था। इसकी शादी हुई थी हेरा से, ठीक है। तो दैट इज़ आल्सो द गॉडेस। हेडिस जो था, अब हेडिस को उसको वो क्या कहते थे, उसको रोमन्स कहते थे प्लूटो। रोमन्स इसी को प्लूटो कहते थे, इस नाम का प्लेनेट भी है प्लूटो। और ये हेडिस किसका खुदा था, ही वॉज द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड का खुदा था। अंडरवर्ल्ड का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्या था, ठीक है। पोसाइडन को ही जो है वो उसको रोमन्स कहते थे नेपचून या पोसाइडन। ये किसका गॉड था, ये गॉड था गॉड ऑफ सी, समंदर का खुदा था। आपने कभी देखा होगा टीवी वगैरह में, कार्टून में दिखाते हैं, ऐसे करके एक त्रिशूल उठाया होता है एक बंदा, लंबे लंबे बाल वाला त्रिशूल टाइप को उठा के रखता है, समंदर में बैठा हुआ होता है, दैट इज़ पोसाइडन या नेपचून, वो जो कि एक और बेटा था क्रोनस का, ठीक है। ये सब कार्टून वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं सबके बारे में, एक्वामैन वगैरह में भी दिखाया था मूवी में, ठीक है, ओके। अब क्या है कि अच्छा, अंडरवर्ल्ड का क्या कॉन्सेप्ट है। अंडरवर्ल्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रीक्स कहते हैं कि दुनिया 3 लेयर पर मुश्तमिल है। एक लेयर जो है वो तो सरफेस है, ज़मीन जिसको हम कहते हैं सतह ज़मीन। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक दरिया बहता है पूरा का पूरा, उस दरिया को हम लोग कहते हैं, उस दरिया को कहा जाता है रिवर स्टाइक्स। और रिवर स्टाइक्स से नीचे पूरा जो है वो आग का एक समझे वादी है, उसी को वो कहा करते थे अंडरवर्ल्ड, उसको जहन्नम कहा करते थे। कि बिल्कुल नीचे जो है वो ज़मीन में जहन्नम है। टॉम एंड जेरी में भी यही कॉन्सेप्ट देते हैं कि बिल्कुल नीचे जाते हैं, बिल्कुल टॉम नीचे जाते हो, नीचे से शैतान निकल जाता है आग वाला, ठीक है। तो नीचे बिल्कुल जहन्नम है, ऊपर सरफेस है, दोनों के बीच में एक दरिया बहता है जो दुनिया के चारों तरफ है, दैट इज़ रिवर स्टाइक्स। और रिवर स्टाइक्स के बारे में कहा जाता है कि ये वो दरिया है कि अगर इसके अंदर को छलांग मार दे या इसके अंदर को नहा ले, तो उस बंदे को जहाँ जहाँ पर इस दरिया का पानी टच होगा वहाँ उसको दुनिया की कोई और चीज़ असर नहीं करेगी, तीर, चाकू, गोली, बम कोई असर नहीं करेगा उस जगह पर। रिवर स्टाइक्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट रखते थे, ठीक है। तो अब इसी रिवर स्टाइक्स के बारे में आगे मैं आपको और बातें बताऊंगा कि इसमें ऐसा होता क्यों है। तो ये तो मैंने आपको बताया अबाउट के ग्रीक मैथोलॉजी में गॉड का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रीमोर्डियल डीटीज, टाइटन्स और ओलंपियन गॉड्स, ठीक है। अच्छा, जियूस ने फिर क्या किया था, क्रोनस से लड़ाई की थी, और क्रोनस फिर वो मर गया था जैसे उसका पेट काटा था। इसी को पूरा क्लैश था, इसी को कहा जाता है क्लैश ऑफ टाइटन्स। एक मूवी भी है बड़ी फेमस, क्लैश ऑफ टाइटन्स के नाम से, हॉलीवुड की। तो इसी कहानी पर है जो मैं सुना रहे थे देर से, वो पूरा डिटेल में देखो तो बोला वाकई में सर आप जो बता रहे थे पूरा इस मूवी के अंदर है। क्योंकि ये बड़ी कहानियाँ बनती हैं, लेकिन हम चूँकि पाकिस्तानी समझ नहीं पाते तरह की मूवीज़ को। थॉर और ये सब जो आते हैं ना इधर उधर नाम, तो अमित गॉड है, ये तो हथौड़ी है बड़ा उसके पास, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि आफ्टर लाइफ इन ग्रीस के अंदर आफ्टर लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब मरने के बाद क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं कि ग्रीस कहते हैं इंसान मरने के बाद 4 में से किसी एक जगह पर जाता है। पहला वो जाता है वेल ऑफ पनिशमेंट में। वेल ऑफ पनिशमेंट से हमारा जहाँ पर जहन्नम कह लो आप इसको, जहाँ पर उसको सज़ा दी जाती है।
दूसरा वो जाता है एस्फोडेल मेडोस की तरफ। एस्फोडेल मेडोस मतलब इसको बरज़ख कह सकते हैं, मतलब अगर किसी इंसान के गुनाह और सवाब बराबर हैं तो उसको अलग जगह भेजा जाता है। जिसका पलड़ा बराबर रह गया तो उसके एस्फोडेल मेडोस वहाँ पर भेज देते थे। एक मैदान जैसा था ये, ना यहाँ पे कोई आसाइशें थी और ना यहाँ पर कोई जो है वो पनिशमेंट्स थी, दोनों ही नहीं था। तीसरा उसके बाद कहते थे मॉर्निंग फील्ड्स। मॉर्निंग मतलब सोग मनाना, सोग मनाने का मैदान, ठीक है। मॉर्निंग फील्ड्स में क्या था कि कहते थे कि अगर किसी को उसकी मोहब्बत ना मिली हो, किसी ने किसी से मोहब्बत की हो और उसको मोहब्बत ना मिली हो और वो मर जाए बिना मोहब्बत को पाए, तो वो मरने के बाद भी रोता रहता है एक मैदान में जाकर, तो वो उसी को मॉर्निंग फील्ड्स कहा करते थे वो, कि रोने का, सोग मनाने का मैदान, ठीक है। चौथा उसके बाद एलिजियम। एलिजियम कह लो आप, जन्नत कह लो आप इसको, कि जन्नत थी एलिजियम, पैराडाइस, हेवन, ठीक है। कोई अच्छा काम जो करेगा दुनिया में वो एलिजियम में जाएगा, जिसके अच्छे काम ज़्यादा होंगे। अच्छा, एलिजियम में आने के बाद जो है वो आपके पास चॉइसेस होते थे कि या तो आप एलिजियम में हमेशा रह लो या फिर रीबर्थ ले लो। रीबर्थ मतलब री इनकारनेट हो जाओ, दोबारा जन्म ले लो दुनिया में, दोबारा जन्म लेके दोबारा दुनिया में चले जाओ। और दोबारा अगर तुम दुनिया में अच्छे काम करके दोबारा एलिजियम में आ जाओ, मर्जी है, दोबारा जन्म ले लो, तो 3 बार चांस दिया जाता है रीबर्थ का, कि एक बार आप आए एलिजियम पे, दूसरी बार भी आ सकते हैं, तीसरी बार भी आ जाते हैं। अगर कोई हैट्रिक कर ले, 3 बार जन्म मिले और तीनों बार उसको एलिजियम में दाखिल हो जाए, तो उसको एक तोहफे के तौर पे, एक उसको रिवॉर्ड के तौर पे एक नई जगह भेजा जाता है, इसको कहा जाता है हैप्पी आइल्स। हैप्पी आइल्स खुशियों का जजीरा, जहाँ पर सारे गॉड्स रहते हैं इनके, कहा जाता है कि सारे गॉड्स जो हैं ग्रीक्स के, वो हैप्पी आइल्स में रहा करते थे। तो अगर कोई भी इंसान, इटर्नल पैराडाइस, अगर कोई इंसान 3 बार अगर रिलीजन चले जाए रीबर्थ लेने के बाद, तो उसको हैप्पी आइल्स शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे हम लोग जन्नतुल फिरदौस कहते हैं ना, सबसे बड़ा मकाम जन्नत का। बिल्कुल उनके यहाँ भी ऐसे कोई कॉन्सेप्ट था कि हैप्पी आइल्स, खुशियों का जजीरा, वो एलिजियम से भी ज़्यादा अच्छा था, जन्नत से भी ज़्यादा बड़ा रुतबा था। तो दिस इज़ द आफ्टर लाइफ इन ग्रीक्स, के मरने के बाद इनमें से किसी एक जगह पर इंसान को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। ये सब हिस्टोरी की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, तारीख़ की बातें, ये सब मिथोलॉजी है, ठीक है, कि ऐसा सुनने में आता है, दास्तानें हैं, बट रियलिटी, चूँकि हम इस मज़हब इस्लाम के पैरोकार हैं, इसलिए हम इसे बिलीव नहीं करते कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा, अब इस नज़म के अंदर, यूलिसिस के अंदर जो बात बताई गई ना, एक यूलिसिस एक हीरो है जो बहुत बड़े लड़ाई को लड़ने के बाद वापस घर जा रहा है, ठीक है, और वो बहुत बड़ी लड़ाई कहलाती है द ट्रोजन वॉर, ट्रोजन की लड़ाई। द ट्रोजन वॉर का नाम कभी आपने सुना है? फिल्म है, फिल्म है, उसके ऊपर पूरी फिल्म बनी है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉय। एक हॉलीवुड की मूवी है, पूरी ब्लॉकबस्टर मूवी है, ठीक है। ब्रैड पिट शायद उसके हीरो हैं, यस। तो वो बड़ी फेमस मूवी है जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ ट्रॉय। उसके अंदर ये पूरी डिटेल है इस वाले पार्ट की जो यहाँ बताऊँगा मैं। ट्रोजन वॉर, ट्रोजन वॉर एक लड़ाई थी। अब जरा सुन लो इस कहानी की, इस लड़ाई के बारे में। 1194 BC से 1184 BC में लड़ी गई, मतलब 3000 साल पहले लगभग ये लड़ी गई थी कि लड़ाई। 3000 पहले एक जंग हुई थी, और ये जंग टोटल आप देख सकते हो 10 साल तक ये जंग चलती रही, 10 ईयर्स तक। 10 साल लंबी लड़ाई थी, ये जंग थी। और ये जंग हुई किसके बीच थी? ग्रीक्स वर्सेस ट्रोजन्स। ग्रीक्स और ट्रोजन्स के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई थी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रोजन वॉर। दो लोगों के बीच में। ग्रीक्स तो यूनानी हैं, आप समझ गए, यूनान में रहने वाले ग्रीक्स। और ट्रोजन्स कौन है? ट्रोजन्स वो लोग हैं जो लोग ट्रॉय में रहते थे। ट्रॉय टर्की का एक शहर था पुराना कदीम, ट्रॉय। उसमें किला बना हुआ था, द कैसल ऑफ ट्रॉय, या तो ट्रॉय का एक किला पूरा बना हुआ था। उसके अंदर जो लोग रहते थे उसको ट्रोजन कहा जाता था। तो ग्रीक्स की ट्रोजन से लड़ाई हुई थी। अगर हम इस तरह से अगर हम नक्शे को देखें ना, यूरोप के नक्शे को, तो नक्शे में ग्रीक्स जो दिखता है ना, ग्रीस, ऐसा लगता है उससे पंजे जो है वो मेडिटेरेनियन सी में अपने डाले में। दिस इज़ द सी दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये ग्रीस है इस तरह से, जैसे उसने पूरा पंजा मतलब अपना जो है वो रखा हुआ है मेडिटेरेनियन सी में। इससे इस नक्शे से भी ये साबित होता है कि किसी ज़माने में उसकी पूरी हुकूमत थी समंदर पे, बहरा रूम में, मेडिटेरेनियन सी में। इसी समंदर के आगे, इसी समंदर को पार करोगे तो तुर्की का मशहूर मुल्क आएगा। और टर्की के बिल्कुल किनारे में किसी ज़माने में एक शहर मौजूद था जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉय। और यहीं पर, और ये ग्रीक्स वाले यहीं से ग्रीस से ट्रॉय गए थे यहाँ लड़ाई करने के लिए, इस समंदर को पार करके। तो मरीन रूट से जाना पड़ता था, ठीक है। और इस ट्रॉय के किले पर जाकर लड़ाई हुई थी जिसको हम कहते हैं ट्रोजन वॉर। अब लड़ाई शुरू किस वजह से हुई थी? मैंने आपको फर्स्ट टर्म में बताया था वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, कि इतनी छोटी सी झड़प की वजह से पूरी इतनी बड़ी लड़ाई शुरू हुई कि लाखों लोग दुनिया के मर गए। सेम ट्रोजन वॉर भी बहुत छोटी सी लड़ाई थी। देखो, एक जगह ग्रीक्स में एक जगह शादी हो रही थी दो लोगों के बीच में, ठीक है, पीलियस और थेटिस। तो इन दो की जो है वो शादी हो रही थी। एक दैट वन इज़ अ मेल, सेकंड इज़ अ फीमेल। दोनों की शादी हो रही थी। शादी में सबको दावत दी गई,
सबको दावत दी गई। जियोस ने एक शख्स को छोड़ के एक औरत को छोड़कर सबको दावत दे दी, एक औरत को दावत नहीं दिया। जिसको दावत नहीं दिया उसका नाम था एरिस। एरिस कौन थी? एरिस वॉज द गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड। गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड से मुराद की ये फसाद की देवी थी, फसाद की देवी, लड़ाई की देवी, फड्डे की देवी, झगड़े की देवी थी। सबके अपने अपने गॉड्स उनके बने हुए, स्काई का, इसका, अंडरवर्ल्ड का, सबका अपना है ना। तो फसाद की भी देवी थी जो एरिस थी। तो जियोस ने उसको दावत नहीं दी कि शादी ब्याह का घर है, उसको दावत में बुलाएंगे, फसाद खड़ा कर देगी, वो तो हो गया काम उसको। उसको जो है वो दावत ही दी थी। अब एरिस जो है वो, अब वो उसको नहीं आए, तो जब जाने लगी वो शादी हॉल के किसी मैदान के सामने से, तो उसका भी दिल किया कि अंदर शादी में जाए। तो उसको गार्ड ने रोक दिया कि भाई तुम्हारी दावत तो है नहीं। जियूस जो था सुप्रीम गॉड, उसने दावत ही नहीं दी तुम्हें। वो बड़े गुस्से में आ गए कि मुझे दावत नहीं दिया इसने। उसने क्या किया, एक एप्पल लिया, एक सेब लिया उसने, ठीक है, उसने एक सेब लिया, और सेब गोल्डन एप्पल था, सोने का सेब था, गोल्डन, ठीक है। उसके पर लिख दिया फॉर द फेयरेस्ट वन। नहीं, ये वाला से मैं बताऊंगा कौन सा है। ये फॉर द फेयरेस्ट वन, ठीक है, इसी फॉर द फेयरेस्ट वन, सबसे प्यारी खातून के लिए। और उसने वो मैदान के मतलब दीवार के पीछे से फेंक दिया अंदर, और अंदर वो 3 खातून के ग्रुप के बीच में आकर गिर गया ये वाला, ठीक है। और वो 3 खातून थी, एक का नाम था हेरा जो कि जियूस की बीवी थी, दूसरी थी एफ्रोडाइट, जिसको ग्रीक रोमन्स वीनस कहते हैं। शी इज़ द गॉडेस ऑफ लव, मोहब्बत की देवी, जिसको हम कहते हैं वीनस या एफ्रोडाइट, मोहब्बत की देवी। और तीसरी अतीना कौन थी? शी इज़ द गॉडेस ऑफ विजडम, अक्लमंदी की देवी। तीनों के बीच में आकर गिरा। और यही सेब बड़ा फेमस सेब है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। सुना ना, ये वाला इडियम याद किया होगा बचपन में। फसाद की जड़ को हम लोग कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। हम लोग बोलते हैं एप्पल क्यों बोलते हैं, सेब है एप्पल, तो फसाद का सेब होना चाहिए ना। तो ये वाला है, ग्रीक मैथोलॉजी से इडियम्स निकला है वहाँ से, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो जो एरिस ने फेंका था दीवार के पीछे से, तो उसे दीवार, यस, जियूस है, यस। तो ये तीनों खातून के बीच में आकर गिरा। अब तीनों फड्डा करना शुरू कर दी कि मैं सबसे प्यारे हूँ, मेरे लिए गिरा है, मैं सबसे प्यारे हूँ, मेरे लिए गिरा है। अब तीनों ये फड्डा लेकर जियूस के पास आ गए, सुप्रीम कोर्ट के। भाई आप ही फैसला करो कि ये किसका है, मतलब ये किसके लिए गिरा, सबसे प्यारा कौन है। तो उसने जाहिर सी बात तीनों को ही उसने जो है फोकस नहीं किया फिलहाल, कि उसने बोला नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, तुम इसका जवाब लो जाकर पेरिस से इसका जवाब लो। अब पेरिस कौन था? पेरिस जो था शेफर्ड था। शेफर्ड मतलब गडरिया था, चरवाहा था। एक पहाड़ था ग्रीस में, माउंट ईडा। तो माउंट ईडा में वो बकरियां चराया करता था, लेकिन असल में शेफर्ड था तो, बट एक्चुअली में ही वॉज द प्रिंस ऑफ ट्रॉय। ये ट्रॉय का शहजादा था। जब ये पैदा हुआ था तो ट्रॉय में कह दिया गया था कि भाई ये तुम्हारा ये बेटा जो पेरिस है ना, ये तुम्हारे ट्रॉय के शहर को तबाह करवा देगा। इसलिए इसके अम्मी अब्बू ने उसको निकाल दिया था ट्रॉय से, तो ग्रीस में आकर माउंट ईडा में बकरियां चराया करता था। तो जियूस ने बोला उसके पास जाओ, तुम्हें बताएगा कि कौन किसके लिए सेब गिरा है। वो तीनों खवातीन जाती हैं इसके पास, पेरिस के पास, कि भाई जो है वो तुम फैसला करो कि भाई किसके लिए है ये। और तीनों लालच एक एक करके आती हैं, लालच देती हैं उसको। अब हेरा बोलती है कि तू मुझे जो है वो मेरे लिए बता दे कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मैं तुझे यूरोप और एशिया पूरा दे दूँगी, इसकी हुक्मरानी तुझे दे दूँगी, पूरे यूरोप और पूरे एशिया की हुक्मरानी। दूसरा जो अतीना कहती है तू मुझे दे दे, मैं तुझे दुनिया का सबसे अक्लमंद तरीन इंसान बना दूंगी, वाइस पर्सन। तीसरी जो है वो एफ्रोडाइट जो कि गॉडेस ऑफ लव है, वो कहती है कि भाई तू मुझे मेरे हक़ में फ़ैसला कर ले, मैं तुझे हेलन दूंगी। और हेलन कौन है? हेलन उस दौर की, या कहा जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे जो खूबसूरत खातून थी उस वक्त, शी वॉज हेलन। पूरा नाम है हेलन ऑफ ट्रॉय। कि तू मुझे मेरे हक़ में फ़ैसला कर दे, मैं तेरी शादी हेलन से करवा दूँगी। और हेलन सबसे खूबसूरत थी। अब पेरिस सोचता है, बोलता है पैसे का क्या, हुक्मरानी का क्या करना, अक्लमंदी का क्या करना, हेलन ही लेनी चाहिए, ठीक है। तो कॉमन थिंकिंग, ठीक है, वो एफ्रोडाइट के एक में फ़ैसला कर लेते हैं कि भाई जो है वो इसी के लिए सेब गिरा है। अब करते क्या है, एफ्रोडाइट हेलन के दिल में, हेलन जो खातून, चाहे हेलन खुद जो खातून थी वो शादीशुदा थी, ठीक है। अब हेलन एक शादीशुदा खातून थी। हेलन की शादी हुई थी, इनका जो शौहर था वो था मेनेलॉस था इनके हस्बैंड का नाम। अब क्या होता है कि उसके दिल में मोहब्बत डाल देती हैं ये अपने जादू से। इनके पास एक तीर होता है, क्यूपिड नाम के भी देखा होगा ना, वो तीर होता है, तीर मारते हैं तो जादू चल जाता है मोहब्बत का, ठीक है। इस तरह से कार्टून वगैरह में दिखाते हैं, ठीक है। तो वही
तो क्या होता है कि हेलन के दिल में मोहब्बत डाल देती हैं। अब मेलेनोस क्या, एक दिन क्या होता है कि वो गया होता है किसी जगह, किसी महाज पर जंग पर निकला हुआ होता है, तो पेरिस आता है बिना लड़ाई फटे कि अब हेलन को तो दिल में मोहब्बत जाग चुकी है, उसको किडनैप करके लेकर चला जाता है यहाँ से। पेरिस इसको, हेलन को किडनैप करके लेकर उसको ट्रॉय भाग जाता है। अब ट्रॉय चले जाता है, मेलेनोस जब वापस आता है उसको पता लगता है इसकी वाइफ को भगा के ले गया पेरिस। अब फिर बोलते हैं नहीं यार मैं अपनी वाइफ को बचाने जाऊँगा, तो फिर शुरू होती है लड़ाई, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रोजन वॉर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रोजन वॉर, ये लड़ाई 10 साल जो चलती है। ठीक है, क्या तो फिर से बता देता हूँ कि पेरिस, तो ज़्यूस कहता है पेरिस के पास जाओ सवाल का जवाब लेने के लिए कि कौन से किसके लिए सेब गिरा है। पेरिस खुद क्या था, पेरिस एक चरवाहा था, गडरिया था, बकरियाँ चराता था तो वहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में था ये शहज़ादा ट्रॉय का। जब ये पैदा हुआ था तो ज्योतिषी ने बोला था कि भाई जो नजूमी था उस दौर के, कि तुम्हारा ये बेटा जो अगर महल में रहेगा फिर जो है वो तुम्हारी सल्तनत तबाह हो जाएगी, जब भी ये महल में आएगा तो उसको महल से भगा दो। तो इसलिए उसके घर वालों ने उसको महल से भगा के भेज दिया था माउंट ईडा, ग्रीस में, जहाँ पर वो बकरियाँ चराया करता था। ठीक है, तो ये मैं इसलिए इतनी तेज़ी में बता रहा हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि ये सब किताबों में लिखा है, अपनी तरफ से कहानी नहीं बना रहा मैं। ठीक है, क्या हाँ ऐसा को पिकते ही जा रही है, सब रियल में। ठीक है, रियल से मुराद कहा, मतलब मैं नहीं कर रहा दुनिया में रियल में, ये सब किताबों में रियल में लिखा हुआ है। हिस्ट्री तो यही चीज़ होती है ना भाई। अब हेलन और मेनेलोस था। अब मेनेलोस जो है वो निकलता है भाई लड़ाई करने के लिए, अपने साथ पूरा लश्कर लेता है, और लश्कर लेने के साथ अपने साथ और भी लोगों को लेता है, मतलब पूरा डेमीगॉड्स को लेता है जो थोड़े पावरफुल हो। अपने साथ ही लेता है यूलिसिस को, जिसके नाम पे नज़म है, लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस। ठीक है, और अपने साथ एक और बंदे को लेता है जिसका नाम है एक्िलीस। एक्िलीस को भी साथ लेते हैं अपने। एक्िलीस का क्या कहानी है, एक्िलीस भी बड़ा दिलेर बंदा था, ये भी एक हीरो था। एक्िलीस के बारे में कहा जाता था कि उसकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी तीर लग जाए इसको कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ उसकी बॉडी का सिर्फ एक पार्ट जो है वो था कि जहाँ पर उसको दर्द होता था, जहाँ पर तीर लग जाए तो ये मर सकता था, वो था उसका हील, उसकी एड़ी। उसकी एड़ी पर सिर्फ अगर चोट लगती तो वो मर जाता, वरना फिर उसकी पूरी बॉडी में कुछ भी कोई मार दे कुछ भी नहीं लगता था। ठीक है, इसलिए इंग्लिश का एक एडियम आया, आ जाओ जल्दी आ जाओ। इसलिए एक इंग्लिश का एक एडियम आया एक्िलीस हील। अगर आपने कभी पढ़ा है इंग्लिश का एक एडियम, एक्िलीस हील मतलब किसी की कमज़ोरी। इंग्लिश में होता है ना, किसी की कमज़ोरी है तो हम कहते हैं इसका एक्िलीस हील है। एक्िलीस हील जो एक्िलीस की चोट, एड़ी वाहिद जगह थी जहाँ पर उसको चोट लग सकती थी। ठीक है, अच्छा एड़ी में क्यों, अब मैं उसकी कहानी बताता हूँ। ये पीलियस और जो इसकी जो मैं सिंपल बता रहा हूँ, एक्िलीस की माँ जो थी वो एक बार गई रिवर स्टाइक्स। रिवर स्टाइक्स का बताया था ना थोड़ी देर पहले। रिवर स्टाइक्स जाती हैं, उसका बेटा जब छोटा ही होता है, गोद का ही बच्चा होता है, वो उसको पाँव से पकड़ती हैं, एड़ी से पकड़ने के बाद डुबा देती रिवर स्टाइक्स के अंदर, डुबा के निकाल लेती हैं। अच्छा, चूँकि जिस पाँव से पकड़ा होता है ना, हाथ से पाँव को पकड़ा होता है एड़ी, वो नहीं डुबा पाता, उसको डुबाए बिना निकाल लेती हैं। तो उसके हाथ का जो पार्ट जो रखा होता है ना उसमें, जिसमें पानी टच नहीं हो पाता रिवर स्टाइक्स का, वही जगह पर होता है जहाँ पर हिट किया जा सकता है, बाकी पूरी बॉडी उसकी इमॉर्टल बन जाती है। दैट्स है इसको एक्िलीस को इतना ज़्यादा बड़ा हीरो कहलाता है ये। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये तीनों लोग, मेनेलोस था, यूलिसिस था, एक्िलीस था, ये सब और बाकी पूरा ग्रीक का लश्कर जाता है यहाँ पर ट्रॉय कश्ती में बैठकर लड़ाई करने के लिए। लेकिन ट्रॉय के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारें बड़ी मोटी दीवारें होती थी इस शहर की। ठीक है, बड़ी मोटी दीवारें थी कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल था किसी के लिए भी, और 10 साल तक वो उसको तोड़ ही नहीं पाते उस दीवार को। 10 साल तक लड़ाई चलती रहती है, वो वहीं पर रहते हैं और 10 साल में वो तोड़ ही नहीं पाते दीवार को। वो दीवार वैसे की वैसे इंटैक्ट रहती है, सेम रहती है। अब जो है वो ये परेशान हो जाते हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो आखिरकार यूलिसिस के जहन में एक तरकीब आती है। यूलिसिस कहता है कि जादू तरकीब लगाते हैं, वो एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाते हैं लकड़ी का, बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं। उस घोड़े को वो कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स लकड़ी का एक बड़ा सा घोड़ा बनाते हैं जिसमें एंट्री की एक जगह होती है, गेट वेट लगा होता है। अब उनको लगता है कि बड़े खुश हो जाते हैं ट्रोजन्स, ट्रॉय वाले, कि हम तो जीत गए, ये चले गए। और जब घोड़ा देखता है तो उनको लगता है कि भैया गिफ्ट दिया है, मतलब गिफ्ट मिला है गॉड की तरफ से हमें, जो हम इतना अच्छा काम हमने किया, उनको हरा है। वो लेकर घोड़े को, रात का वक्त तो रहता है, घोड़े को अंदर लेकर आ जाते हैं। वो किला खोलते हैं, गेट अंदर ले आते हैं घोड़े को, फिर तो सुबह जो है वो हम जश्न मनाएंगे। रात में सो जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तो ये गेट खोलकर घोड़े का निकल जाते हैं लश्कर बाहर, पूरे ग्रीक्स वाले, और एक एक करके जो है वो सबको मारते हैं, जाम मार देते हैं। ये वो जितने भी लोग होते हैं अंदर लश्कर को पूरे हमला कर देते हैं सही से, और इस तरह से पेरिस को भी मार दिया जाता है और हेलन को छुड़ा लिया जाता है। और हेलन को छुड़ाने के बाद आखिरकार ये लोग निकलते हैं बाहर, निकलते हैं फ़ौरन से कश्ती में बैठते हैं और वापस जो है वो जाने लगते हैं ग्रीस। लेकिन होता है कि अब यहाँ पर कि जब वो लड़ाई करते हैं ट्रोजन्स के साथ, तो वहाँ पर एक मंदिर होता है, पोसाइडन का मंदिर होता है। पोसाइडन जो मैंने बताया था ना, जो
ये पोसाइडन जो ग्रीक गॉड होता है उसका एक मंदिर होता है वहाँ पर ना, एक टेम्पल होता है, वो टेम्पल उसका तोड़ देते हैं ये लोग, लड़ाई करने के चक्कर में उसमें आग लगा देते हैं। अब पोसाइडन भगवान जो था उसको गुस्सा आ जाता है समंदर के भगवान को, ये हमारा मतलब ये हमारा टेम्पल उसने तोड़ दिया, तो उसको शराब दे देता है भगवान, एक तरह से कह लो कर्ज कर देता है कि भाई तुम लोग अब वापस अपने घर नहीं पहुँच पाओगे, तुम लोग सब समंदर में ही मर जाओगे। तो आखिरकार जब यूलिसिस जब निकलता है ना अपने लश्कर को लेकर कंप्लीट, तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। कभी कोई सी सरपेंट आ जाता है, कभी कोई अजदहा आ जाता है सांप का, कभी किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर कैनिबल्स होते हैं, वहाँ पर वो कोई लोटस ईटर होते हैं, लोटस खाने वाले जगह पर एक जगह पर जाते हैं जहाँ कमल का फूल खाते हैं लोग, वो लोग कमल का फूल खाते हैं, यादाश्त चली जाती है उनकी सारी लश्कर की पूरे। इस तरह के और एक जगह पर जाते हैं साइक्लोप्स के आइलैंड चले जाते हैं, जब बड़े बड़े लोग होते हैं, एक आँख उनकी होती है सर पे, उसको इसके साथ लड़ाई करते हैं। इस तरह मतलब कि उनके आफत पे आफत आते ही रहते हैं उनके साथ। आखिरकार 10 साल लगते हैं उनको वापस अपने दोबारा शहर पहुंचने में। 10 साल तक वहाँ पर वो लड़ाई करते हैं और 10 साल उनको लगता है ट्रॉय से वापस ग्रीस पहुंचने में, तो 20 साल टोटल टाइम होता है। तो अब जब ये लोग जाते हैं ना, लश्कर जब वापस जा रहा होता है इनका, समंदर पे होती है कश्ती, कुछ लोग बचे हुए होते हैं, कुछ लोग मारे गए होते हैं, तो हर किसी का स्टेमिना मोरल डाउन हो चुका होता है कि अब बस अब तो हम घर पहुँचे नहीं जाएंगे, इतनी लंबी लड़ाई हमने की और अब वापस जा रहे हैं, हम इतने सारे लोग मर चुके। एक्विलिस भी मर जाता है, चूँकि पेरिस जो है ना, जब वो लड़ाई हो रही होती है ना, तो लड़ाई जब हो रही होती है ट्रॉय की, तो पेरिस होता है, पेरिस खिड़की से एक्विलिस को तीर मारता है और तीर उसके पाँव पे आके लग जाता है, और एक्विलिस की इस तरह से मौत जो है वो ट्रोजन वॉर में हो जाती है। ये मैं बताना भूल गया, तभी बता रहा हूँ। तो जब वापस से लोग निकलते हैं तो लोगों के बड़े वो अफसोस वो हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि अब तो घर पहुँचे नहीं जाएंगे। तो यूलिसिस क्या करता है, खड़ा होता है और खड़ा होकर एक तकरीर करता है अपने जवानों का होश बुलंद करने के लिए, जज्बा दैट। और वो जो नज़म उसकी है, जो तकरीर वो करता है, उसको नज़म की सूरत में लिखा है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन's नज़म यूलिसिस के अंदर। दैट्स यूलिसिस इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसलिए ड्रामेटिक मोनोलॉग है चूँकि एक स्पीच है जो यूलिसिस दे रहे हैं अपने तमाम मरीनर्स को, अपने तमाम साथियों को, उनको करेज प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो उदास ना हो और वापस घर पहुँच जाए। बात समझ में आ गई? So that's the background of the total story of Lines from Ulysses. Okay, now we are going to read the lines of Lines from Ulysses. My mariners, Ulysses ये कह रहा है, ठीक है, My mariners, मेरे साथियों, souls that have toiled and wrought and thought with me, तुम वो लोग हो जिन्होंने मुशक्क़त की और काम किया और सोचा मेरे साथ। That ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine, हम सब ने खुशी के साथ इस्तकबाल किया, सामना किया थंडर का, थंडर मतलब कड़क तार का, कड़क का, बिजली की कड़क का, एंड सनशाइन और सूरज की चमक का। मतलब हमने अच्छे और बुरे, थंडर से मुराद है बुरे वक्त और सनशाइन से मुराद अच्छे वक्त, कि हमने अच्छे और बुरे हर वक्त का सामना किया, इस्तकबाल किया। एंड अपोज्ड फ्री हार्ट्स, और हमने मुखालफत की आज़ाद दिलों की, फ्री फॉरहेड्स, आज़ाद माथों की। यू एंड आई आर ओल्ड, अब मैं और तुम बूढ़े हो चुके हैं। अगर जब हम बूढ़े हो रहे हैं, 20 साल तो हमें लड़ाई लड़ने में ही लग गए और वापस आने में। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, बूढ़ी उम्र की भी इज़्ज़त और इसकी मुशक्क़त होती है। बूढ़ी उम्र होने के बावजूद भी हम इज़्ज़त के काम कर सकते हैं, हम मुशक्क़त कर सकते हैं। डेथ क्लोजेस ऑल, मौत आएगी और सब बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बट समथिंग बिफोर द एंड, लेकिन हम मरने से पहले कुछ कर सकते हैं। सम वर्क ऑफ नोबल नोट में येट बी डन, कुछ आला तरीके का काम, कुछ आला काम हम अब भी कर सकते हैं, कोई बड़ा काम हम अब भी कर सकते हैं। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्टोव विद गॉड्स, हम उन नामुकुल लोगों की तरह नहीं है जिन्होंने खुदाओं से लड़ाई की। अनबिकमिंग नामाकुल, स्टोव लड़ाई की, हम उन माकुल लोगों जैसे नहीं हैं जिन्होंने खुदा से लड़ाई की। अच्छा, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने पोसाइडन के मंदिर को तोड़ा था वो मर चुके हैं, उनसे खुदा ने अपना बदला ले लिया। तो अब हम लोग जो बैठे हुए, हमने तो कुछ गलत काम नहीं किया, तो हम तो घर पहुँच सकते हैं। जिनको मरना था वो मर चुके हैं। हम उन नामों को लोगों की तरह नहीं जिन्होंने खुदा से लड़ाई की, जिन्होंने खुदा के मंदिर को तोड़ा। द लाइट्स बिगेन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक, रोशनी टिमटिमाना शुरू हो गई है रॉक्स के पीछे से, चट्टानों से। द लॉन्ग डे वेन्स, लंबा दिन ढल रहा है। द स्लो मून क्लाइम्स, और चांद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है। द डीप मोन्स राउड विथ मैनी वॉइसेस, समंदर आहें भर रहा है बहुत सी आवाज़ के साथ। कम माई फ्रेंड्स, और मेरे दोस्तों, टिस नॉट टू लेट टू सीक अ नियर वर्ल्ड, अभी टिस मतलब इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक अ नियर वर्ल्ड, अभी हमें बहुत देर नहीं हुई है कि हम नई दुनिया को खोज निकालें। मतलब अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी हमारे इतना वक्त है कि हम नई दुनिया को अभी भी खोज निकाल सकते हैं, हम कोई बड़ा काम कर सकते हैं। पुश ऑफ,
धक्का लगाओ, धक्का मारो, एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, और एक बेहतरीन तरह से और ऑर्डर स्माइट और एक तरतीब के साथ सबके सब बैठ जाओ। मतलब वो चप्पू चला रहा था ना, पुश अप मतलब चप्पू चलाओ, वो चप्पू वाली कश्ती होती थी, सब बैठते थे और चप्पू चलाते थे लाइन से 10-12 लोग। द साउंडिंग फॉरोस, लहरें आवाज़ कर रही हैं, फॉर माई पर्पज़ होल्ड टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, और मेरा मकसद बाकी है कि मुझे जहाँ सूरज गुरूब होता है वहाँ तक जाना है। एंड द पास्ट ऑफ द ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, और मगरिबी तारे जहाँ पर सारे डूब जाते हैं मुझे वहाँ तक जाना है, बहुत दूर हमें सफ़र करना है। अनटिल आई डाई, यहाँ तक कि हमारी मौत हो जाएगी। इट मे बी दैट द गल्फ विल वॉश अस डाउन, ऐसा भी हो सकता है कि ये गल्फ, ये समंदर हमें धो डाले, हमें मार दे। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स, और ऐसा भी हो सकता है कि मरने के बाद हैप्पी आइल्स चले जाए। क्योंकि गॉड्स के बारे में तो ये है कि वो मरने के बाद फ़ौरन से हैप्पी आइल्स चले जाते हैं, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि हम मरने के बाद हैप्पी आइल्स, खुशियों के जजीरे चले जाएँ, एंड सी द ग्रेट अकिलीस हुम वी नो, और वहाँ जाकर देखें उस अजीम अकिलीस को जिसको हम सब जानते हैं। क्योंकि अकिलीस जो था वो मर चुका है, पहले ही मर चुका है ना अकिलीस, तो ट्रोजन वॉर में, तो वो तो जा चुका है हैप्पी आइल्स। तो वो कह रहे क्या पता हम भी मर जाएं और अपने पुराने दोस्त अकिलीस से जाकर मिल जाए, तो हैप्पी आइल्स में मौजूद है। दो मच इज टेकन मच अबाइट्स, अगरचे बहुत कुछ हमसे छीना जा चुका है, बहुत कुछ रहता है। एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज, और आज हमारी वो ताकत नहीं है जो पुराने वक्तों में ताकत थी। मूव्ड अर्थ एंड हेवन, हमने आसमान और ज़मीन को हिला कर रख दिया। दैट विच वी आर, और अब हम हैं। वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स, हम सबके बराबर के बहादुराना दिल हैं। मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग इन विल, अगरचे वक्त और तकदीर ने हमें कमज़ोर कर दिया है, लेकिन हमारी विल, हमारी चाहत वह भी स्ट्रॉन्ग है। टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू ईल्ड, हम मुशक्कत करेंगे, जस्तजू करेंगे, ढूंढेंगे, एंड नॉट टू ईल्ड मतलब हार मानना, और कभी भी हार नहीं मानेंगे, और हमेशा अपने सफ़र को आगे जारी करते रहेंगे। तो दैट इज़ अ सिंपल स्पीच जो कि यूलिसिस कर रहे हैं, किसको डिलीवर, अपने तमाम मेरीनर्स को, अपने साथियों को, कि वो सब वापस आखिरकार अपने दोबारा मुल्क ग्रीस वापस पहुंच जाए ट्रोजन वॉर के बाद। ठीक है।